तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का यूनिक स्टडी पॉइंट चैनल पे। तो चलिए आइए सभी लोग कनेक्ट हो जाइए जल्दी जल्दी। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो ये है आपकी NFTL क्लासेस, ठीक है। तो जिसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, कुछ बताइए आप लोग, कमेंट करिए। पिछली क्लास में क्या देखा था? तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो आपका सिस्टमेटिक सिमेट्रिकल नेटवर्क जो होता है, ठीक है, उस सिमेट्रिकल नेटवर्क में जो टी पैरामीटर होता है, टी टाइप का जो नेटवर्क होता है, उसका हमने कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस का एक डेरिवेशन कैलकुलेट किया था। एक डेरिवेशन को हमने सॉल्व किया था, ठीक है। तो वो चीज़ आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक। अब उसी के आगे आप लोग क्या करोगे, एक हेडिंग डालोगे, नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं इसी में। आइए आइए, गुड आफ्टरनून सभी लोगों का, गुड आफ्टरनून। तो एक बार फिर से सभी लोगों का स्वागत है, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। तो देखिए, अगर हम लोग बात कर लेते हैं, हेडिंग नेक्स्ट डालिए, रिलेशन बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, रिलेशन बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस Z0 एंड ओपन सर्किट इम्पीडेंस ZOC, ठीक है, एंड शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस ZSC of a symmetrical network, ठीक है। तो ये आपकी हेडिंग है, इस हेडिंग को आप सभी लोग डालिए। फिर हम लोग इसका एक डेरिवेशन करते हैं और उस रिलेशन को हम लोग देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस का ओपन सर्किट इम्पीडेंस के साथ में और शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस के साथ में क्या रिलेशन हमारा निकल के आता है, ठीक है। तो ये सभी लोग हेडिंग डालेंगे, डालिए सभी लोग। चलिए तो देखते हैं। तो देखिए, अगर हमको रिलेशन निकालना है किसके किसके बीच में, यानी कि Z0 के, ZOC और ZSC, तो आप इस तरीके से भी इसमें हेडिंग डाल सकते हो, यानी कि इसके बीच में हमको क्या निकालना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है, रिलेशन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन इनके बीच में, ठीक है। अब देखो, अब रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, अब हमने क्या बताया, सबसे पहले हम एक टी नेटवर्क लेंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, एक टी नेटवर्क बनाइए। तो ये हमने एक बना दिया टी नेटवर्क, ये क्या बना दिया, एक टी नेटवर्क। तो टी नेटवर्क हमने जब बनाया तो ये सीरीज ब्रांच का इम्पीडेंस हमने एज्यूम किया Z1/2 और ये Z1/2, ठीक है। ये इसका Z2 हो जाएगा शंट ब्रांच का इम्पीडेंस, और इसको हमने मान लिया कि ये आपके ओपन सर्किट इम्पीडेंस है, मान लिया OC। इधर से भी आपका OC
ठीक है, ओपन है ना, तो इधर साइड का इम्पीडेंस जेड ओ सी और इधर जेड ओ सी, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम जानते हैं इसको, चाहे नंबर पॉइंट दे दिए ए बी सी और डी, ठीक है। अब यहाँ से आपको सबसे पहले आप लोगों ने इसका कैलकुलेट भी किया होगा कि ओपन सर्किट इम्पीडेंस जब हम लोग निकालते हैं तो चाहे इस तरफ से निकालो चाहे इस तरफ से निकालो, तो उस केस में आपका सेम आता था। जब आपका कैसा नेटवर्क हो, सिमेट्रिकल नेटवर्क। तो सिमेट्रिकल नेटवर्क के लिए हम कैसे भी निकाल सकते हैं, चाहे आउटपुट साइड से निकालो और सिमेट्रिकल नेटवर्क। तो सिमेट्रिकल नेटवर्क के लिए हम कर रहे हैं ये सारी चीज़ें। यहाँ से देखिए, अगर हम लोग इनपुट साइड से अगर कैलकुलेट करना चाहें जेड ओ सी, तो देखिए कितना निकलेगा, जेड ओ सी इक्वल्स टू, ये देखिए क्या है, Z1/2 और ये Z2 प्लस हो जाएगा, सीरीज में है तो Z1/2 प्लस Z2, यही हो जाएगा। बताइए, तो ये हमारा निकल के आता है किससे, जेड ओ सी यानी कि ओपन सर्किट इम्पीडेंस। अब हम लोग बात कर लेते हैं, ये तो हमने जेड ओ सी निकाल लिया, अब हमको क्या निकालना है, जेड एस सी निकालना है, ठीक है। तो जेड एस सी जब निकालोगे तो जेड एस सी कैसे निकलेगा, ठीक है। तो इसको पहले नोट कर लीजिए, जो लोग नोट नहीं कर पाए इसको नोट करिए, फिर आगे इसमें बताते हैं, ठीक है। नोट करिए, चलिए। नोट हो गया, चलिए। तो ये हमने कर लिया। अब देखिए हमको क्या निकालना है, जेड एस सी निकालना है, यानी कि शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस निकालना है। तो शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस, तो शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस के लिए हमने क्या बताया भाई, डायग्राम बनाएंगे। ये है टी नेटवर्क और इसमें ये है Z1/2 और ये है Z1/2, ये है Z2, ठीक है, ये है। अब देखिए, जब हम शॉर्ट सर्किट के केस में करते हैं तो आप चाहे इनपुट साइड शॉर्ट कर दीजिए चाहे आउटपुट साइड कर दीजिए। तो मान लिया हमने दोनों साइड आउटपुट इस तरीके से शॉर्ट कर दिए, ये क्या है, शॉर्ट, और ये भी क्या है, इधर शॉर्ट है, ठीक है। अब क्या करोगे, इस साइड से चाहे कैलकुलेट करो चाहे आप इस साइड से कैलकुलेट करो, जेड एस सी, ठीक, सेम रहेगा जेड एस सी, चाहे इस साइड से करो चाहे इस साइड से करो, ठीक है। अब देखिए, मान लेते हैं जेड एस सी को अगर हम लोग इस साइड से करते हैं, क्या, जेड एस सी को अगर हम लोग इस साइड से करते हैं इनपुट साइड से, तो देखो कितना निकल के आएगा, तो जेड एस सी इक्वस टू क्या हो जाएगा ये देखिए क्या हो जाएगा, ये सीरीज में है पूरा, ठीक, तो ये सीरीज में Z1/2 हो जाएगा प्लस ये वाला पोर्शन, ठीक, ये इम्पीडेंस और ये इम्पीडेंस पैरेलल में है कि नहीं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, Z2 पैरेलल है किसके, Z1/2 के। तो यहाँ से और सॉल्व करोगे तो जेड एस सी इक्वस टू क्या हो जाएगा, Z1/2 प्लस Z1 और Z1 ये Z2 है अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा 2, ठीक है। इसको लिख लीजिए सही से
तो ये 2 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में Z1/2 प्लस के Z2। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगा। इसको जब और सॉल्व करोगे आगे तो ये कितना बनेगा, Z1 Z2 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z1² अपॉन 4 अपॉन के Z1/2 प्लस Z2। ठीक है, इतनी बात हो गई, समझ में आ गई। तो इस तरीके से हमारा क्या है, अब देखो इसको अगर हम लोग इस तरीके से यहाँ एज्यूम कर लें कि Z1 ZSC1 और ZSC2 इक्वल्स टू ZSC लिख सकते हो, ये चाहे इधर साइड Z2 मान लो, ZSC1 मान लो। तो दोनों के केस में जब आप निकालोगे तो सिमेट्रिकल केस में दोनों के केस में सेम आता है। दोनों के केस में सेम आएगा, आएगा कि नहीं बताइए। तो इसलिए क्या होता है, दोनों केस सेम आ गया। अब हमारा ये यहाँ से ZSC हमने निकाल लिया, क्या निकलेगा, Z1 Z2 प्लस Z1²/4 अपॉन Z1/2 प्लस Z2। तो यहाँ से हमने ZSC निकाल लिया। अब ये ZSC इक्वेशन नंबर हम 2 डाल देते हैं इसको। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया, और ZOC जो हमारा निकला था उसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। Z1 क्या निकला था, ZOC क्या निकला था, Z1/2 प्लस Z2। तो ये हमारा निकला था ZOC। अब ZOC को हम नंबर 1 डाल देंगे इक्वेशन नंबर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगा, ये हो गया। ठीक, अब हम रिलेशन निकालते हैं। इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट करिए, उसके बाद इसका रिलेशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो ठीक है, अब देखिए, इतना नोट कर लिया आप लोगों ने। अब हमको रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन निकालने के लिए दो चीज़ें हमको पता होगी, ZOC निकालना है। ठीक, ZOC हो गया, ये कैलकुलेट करिए। यहाँ से हमको निकालना है रिलेशन तीनों के बीच में। तीनों के बीच में रिलेशन कैसे निकालते हैं, इसको रफ कर लीजिए। तो ये दोनों इक्वेशन हमारी निकल के आ गई। ठीक है, अब क्या करोगे, रिलेशन निकालोगे। तो हम रिलेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन का मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में। ठीक है, तो आप लिखिए नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, इन दोनों के अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, ZOC इंटू ZSC इक्वल्स टू, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, Z1/2 प्लस के Z2 इंटू ये क्या हो जाएगा, Z1 Z2 प्लस के Z1²/4 अपॉन Z1/2 प्लस के Z2।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के। अब देखिए इसमें जो चीज़ आपकी कैंसिल हो रही है उसको हम कैंसिल कर देंगे। देखिए ये वाला पूरा पोर्शन कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। तो ये जब हमारा कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा, जेड ओ सी इंटू जेड एस सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Z1 Z2 प्लस के Z1² बाई 4। ठीक है, यही बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए। ये हो गया। नोट करिए सभी लोग। चलिए नोट कर लिए। देखिए अब क्या करेंगे, जैसे हमने निकाल लिया इसका रिलेशन। अब इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने आपको ये बताया था कि जब हमने कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस निकाला था तो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस हमारा क्या निकला था, यही निकला था कि Z² = Z1 प्लस Z1 4 Z2। यही हमारा कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस निकला था कि नहीं निकला था बताइए। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर पहली थी, मान लिया ये जो हमने कल डेरिवेशन जिसका किया था। अब ये चीज़ देखो, हमको ये पता है कि ये ZOC और ZSC का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन देखो यही दिख रहा है कि नहीं। इसको जब सॉल्व करोगे तो हमारा क्या बनेगा, देखो इससे पहले जो हम लोग डेरिवेशन कर रहे थे तो यहाँ से ये चीज़ कहाँ से निकल के आई थी, इसको एक मिनट। तो यहाँ से हमारा ZOC इंटू ZSC इक्वल्स टू Z1 Z2 प्लस Z1² बाई 4। ठीक है, ये रिलेशन हमारा निकालना है। अब देखिए ये हम जानते हैं कि जब हमने कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस निकाला था तो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस में ये जो पोर्शन है इसकी वैल्यू क्या होती थी। देखिए Z1 Z2 प्लस Z1² बाई 4 ये होता है आपके किसके, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस के इक्वल। ठीक है, जब ये डेरिवेशन जब आप कल वाला देखेंगे तो उसमें आपकी ये वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। एक इक्वेशन हमने लिखाई थी, इक्वेशन नंबर 1 वहाँ पे, तो ये वाली देखो वैल्यू आपको यहाँ मिल जाएगी। तो यहाँ क्या करोगे, इस वैल्यू को रख दोगे। ठीक है, तो पुटिंग वैल्यू, ठीक है, वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ZOC इंटू ZSC इक्वल्स टू इसकी जगह पे क्या आ जाएगा Z0 यानी कि ओपन कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। तो ये जब हो जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा बताइए, Z²। ये Z² के इक्वल है। तो देखिए अब हमारा रिलेशन क्या निकला है, रिलेशन हमारा निकला है ZOC इंटू ZSC इक्वल्स टू Z0²। ठीक है, तो Z0² क्या है, ये है कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। ठीक है, तो यहाँ से और जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ZOC इंटू ZSC। ठीक है,
तो ये रिलेशन आपका निकल के आता है। तो ये क्या है, रिलेशन है बिटवीन ZOC, ZSC एंड ZO, ठीक है। तो ये रिलेशन हमारा निकल के आएगा। चलिए नोट करिए इसको। हो गया नोट। तो ये हमारा रिलेशन निकल के आया कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस और ओपन सर्किट इम्पीडेंस के बीच में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। इसमें नेक्स्ट हेडिंग डालिए प्रोपोगेशन कांस्टेंट। प्रोपोगेशन कांस्टेंट। तो प्रोपोगेशन कांस्टेंट क्या होता है इसको समझते हैं पहले। तो देखिए प्रोपोगेशन कांस्टेंट क्या होता है। एक ऐसा कांस्टेंट होता है जिसमें क्या ये रिलेशन दिखाता है किसमें, इनपुट और आउटपुट में, इनपुट और आउटपुट में, ठीक है। इनपुट आउटपुट का चाहे आपका वोल्टेज हो चाहे करंट हो, ठीक है, इनके आउटपुट और इनपुट में रिलेशन दिखाता है जब कोई भी टू पोर्ट नेटवर्क होता है, टू पोर्ट नेटवर्क में, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कोई भी टू पोर्ट नेटवर्क में जो इनपुट और आउटपुट का जो रिलेशन होता है वही आपका कहलाता है प्रोपोगेशन कांस्टेंट। और इस प्रोपोगेशन कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो रिप्रेजेंट करते हैं इसको ई प्रोपोगेशन कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से गामा से, ठीक है। ये बोला जाता है प्रोपोगेशन कांस्टेंट, ठीक। अब इस प्रोपोगेशन कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको लिखा जाता है इस तरीके से अल्फा प्लस जे बीटा, ठीक। ये होता है प्रोपोगेशन कांस्टेंट। अब प्रोपोगेशन कांस्टेंट में दो चीज़ें होती हैं, क्या, पहला तो होता है इसमें एटीन्यूएशन कांस्टेंट, एटीन्यूएशन कांस्टेंट, ठीक। दूसरा क्या होता है, जो बीटा होता है, बीटा को रिप्रेजेंट किया जाता है फेज कांस्टेंट, फेज कांस्टेंट, ठीक है। तो एटीन्यूएशन कांस्टेंट क्या होता है, फेज कांस्टेंट क्या होता है, इसको हम लोग अभी आगे देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप इतना समझिए कि प्रोपोगेशन कांस्टेंट को पूछा जाता है तो आप क्या कहोगे कि ये आपका एक ऐसा कांस्टेंट होता है जो टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट और आउटपुट के रिलेशन को दिखाता है, ठीक है। और ये क्या होता है, अगर इसकी डेफिनेशन के बेसिस पे देखें तो डेफिनेशन के बेसिस पे इसको क्या कहोगे कि ये रेशियो होता है जो करंट एंटरिंग करती है और जो रेशियो और किसके बीच में, जो करंट आपकी लीव करती है टू पोर्ट नेटवर्क से, ठीक है। तो देखिए अब जैसे इसको अगर चलो ये वाला लिखो, जैसे इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं EYIS/IR, ठीक है। तो IS क्या है, यानी कि ये इंटरिंग और
रिसीविंग, ठीक है, यानी इसको कह सकते हैं सेंडिंग एंड करंट, सेंडिंग एंड करंट, और इसको क्या कह सकते हैं रिसीविंग एंड करंट, ठीक है। तो ये इतना रिलेशन होता है, इसको नोट करो पहले, ठीक है, फिर लिखाते हैं इसमें। क्या करोगे, इतना पहले नोट करिए, इतना नोट करना, ठीक। चलिए इतना नोट करो दोनों चीज़ें। नोट हो गया, चलिए अब इसमें लिख लीजिए, थोड़ा लिखा देते हैं। चलिए लिखिए, प्रोपोगेशन कांस्टेंट एक ऐसा कांस्टेंट होता है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट एक ऐसा कांस्टेंट होता है जो टू पोर्ट नेटवर्क में, जो टू पोर्ट नेटवर्क में, जो टू पोर्ट नेटवर्क में इनपुट और आउटपुट के रिलेशन को, जो इनपुट और आउटपुट के रिलेशन को दिखाता है, इनपुट और आउटपुट के रिलेशन को दिखाता है, ये लिखिए, प्रोपोगेशन कांस्टेंट को, प्रोपोगेशन कांस्टेंट को दूसरे तरीके से भी डिफाइन किया जाता है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट को दूसरे तरीके से भी डिफाइन किया जाता है। आगे लिखो, प्रोपोगेशन कांस्टेंट, प्रोपोगेशन कांस्टेंट, प्रोपोगेशन कांस्टेंट सेंडिंग एंड करंट, सेंडिंग एंड करंट तथा रिसीविंग एंड करंट के अनुपात को भी, सेंडिंग एंड करंट तथा रिसीविंग एंड के करंट के अनुपात को प्रोपोगेशन कांस्टेंट कहते हैं, प्रोपोगेशन कांस्टेंट कहते हैं। हो गया इतना, इतनी बात समझ में आए सभी लोगों को? तो ये क्या है, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, लिख लो चाहे मैथमेटिकल ऑपरेशन, अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ऑपरेशन नहीं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन, ठीक है, इसको नोट कर लिए हो। इतना हो गया, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, फेज कांस्टेंट, फेज कांस्टेंट।
देखिए फेज कांस्टेंट की जब हम बात करते हैं तो अभी हमने देखा कि प्रोपोगेशन कांस्टेंट का रिलेशन क्या होता है, गामा इक्वल्स टू अल्फा प्लस जे बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होता है, फेज कांस्टेंट होता है, फेज कांस्टेंट। ठीक है, अब इस फेज कांस्टेंट को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो इमेजिनरी पार्ट होता है प्रोपोगेशन कांस्टेंट का, ठीक है, ये क्या कह सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ प्रोपोगेशन कांस्टेंट। प्रोपोगेशन कांस्टेंट को क्या कह सकते हैं, कॉल्ड फेज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं। तो ये हेडिंग डाल के इस एक्सप्रेशन को भी लिख लो और इसी तरीके से इसको लिख लो। ठीक है, बनाओ इसको, फिर इसमें अभी लिखाते हैं थोड़ा। तो फेज कांस्टेंट क्या होता है, यानी कि जो प्रोपोगेशन कांस्टेंट होता है उसका जो इमेजिनरी वाला पार्ट होता है उसी को फेज कांस्टेंट बोला जाता है। ठीक है, अब जो ये फेज कांस्टेंट का काम क्या होता है, क्या करता है ये, तो बेसिकली ये फेज कांस्टेंट होता है, ये वेरिएशन दिखाता है किसके इसके बीच में, यानी कि वेरिएशन दिखाता है किसके में, फेज की पोजीशन में, फेज की पोजीशन में, किसकी पोजीशन में, फेज की पोजीशन में, किसका, करंट और वोल्टेज का। करंट और वोल्टेज का जो फेज होता है उसकी पोजीशन को या उसकी वेरिएशंस को दिखाता है ये फेज कांस्टेंट। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। और इसका अगर यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट जो होती है वो रेडियन होती है। क्या, रेडियन। ठीक, इतना नोट कर लो, चाहे नोट करो, फिर इसमें लिखा देते हैं। तो चलिए अब लिखिए इसमें, हेडिंग डाल के फेज कांस्टेंट में लिखिए। फेज कांस्टेंट प्रोपोगेशन कांस्टेंट का इमेजिनरी वाला पार्ट होता है। फेज कांस्टेंट प्रोपोगेशन कांस्टेंट का इमेजिनरी वाला पार्ट होता है। लिख लो चाहे, और लिख देते हैं, फेज कांस्टेंट प्रोपोगेशन कांस्टेंट का इमेजिनरी वाला पार्ट होता है जिसे फेज कांस्टेंट कहते हैं। फेज कांस्टेंट कहते हैं। यह फेज कांस्टेंट किसी भी नेटवर्क में वोल्टेज तथा करंट के फेज वेरिएशन को या फेज पोजीशन
पोजीशन के वेरिएशन को निकालता है या डिटरमाइन करता है, निकालता है। ठीक है, आगे लिखो इसी में, फेज कांस्टेंट का मात्रक या यूनिट क्या होती है, रेडियन। ठीक है, चलो इतना नोट करो। तो इस तरीके से हमने आज देखा कि ओपन सर्किट इम्पीडेंस, शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस और आपका कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस में रिलेशन देख लिया, प्रोपोगेशन कांस्टेंट को देखा और फेज कांस्टेंट को देख लिया। ठीक है, तो चलो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, कल देखते हैं आगे। ठीक, चलिए फिर, बहुत बहुत धन्यवाद।